तो आज अपन चैप्टर 3 करने वाले हैं, ठीक है मेरे दोस्त। इससे पहले चैप्टर 2 एंड चैप्टर 1 दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। दोनों का प्लेलिस्ट सेपरेट बन चुका है, जाकर थोरोली देख लो। बहुत काम का वीडियो है मेरे दोस्त। वही पूरे जो सीरीज है ना, बहुत ज़्यादा बेनिफिट करने वाला है मेरे दोस्त। 1000+ क्वेश्चन का कलेक्शन हो चुका रहेगा तुम्हारे पास एग्जाम के 2 और 3 मंथ्स बिफोर, वो भी पीवाई उसका टॉपिक वाइज एंड चैप्टर वाइज डिटेल सॉल्यूशन फर्स्ट टाइम। समझ में आ रहा? तो इसका काफ़ी एडवांटेज है। अगर तुम उठाना चाहो तो समझ में आ रहा है, एग्जाम में काफ़ी बेनिफिट करेगा। और जो लोग मेरे दोस्त पीवाई को इग्नोर करेंगे तो समझ जाओ कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो रहा। पीवाई कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, ठीक है मेरे दोस्त। हर एग्जाम के लिए होता है पीवाई कुछ का बहुत ज़्यादा रोल, लेकिन तुम्हारे नीट के लिए मेरे दोस्त पीवाई कुछ बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपन डायरेक्ट बढ़ते हैं, ठीक है। आज अपन चैप्टर 3 करने वाला है। चैप्टर 3 में मोशन इन 2 डायमेंशन। आज फर्स्ट टॉपिक अपन लेने वाला है, टोटल 2 टॉपिक है इसके अंदर। तो अपन डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो, मोशन इन 2 डायमेंशन, ठीक है। 3.1, ठीक है। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पे आ चुका है, तो ट्राई कर लो, ठीक है। क्वेश्चन आज टफ नहीं होने वाला है क्योंकि टॉपिक आसान टॉपिक है, ठीक है मेरे दोस्त। इस पे बहुत ज़्यादा हैवी क्वेश्चन पूछे नहीं गए। हाँ, एक आध हो सकते हैं, तो एक आध तो पूछ ही लिए जाते हैं। तो क्वेश्चन इजी इजी है, आई होप कर लोगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है मेरे दोस्त। ये एक इजी क्वेश्चन है। आई होप आप सभी ने ट्राई कर लिया होगा और सॉल्यूशन भी निकाल लिए होंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो अपन सॉल्यूशन देख लेते हैं डायरेक्टली इसका। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या बोलता है। बोल रहा क्वेश्चन, अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। एक पार्टिकल है जो कि ओरिजिन से स्टार्ट होता है और जो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, ठीक है, इन द एक्स एंड वाई प्लेन में, ठीक है मेरे दोस्त। इट्स कोऑर्डिनेट एट अ लेटर टाइम, मतलब कुछ समय बाद इसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, ठीक है। √3,3, ठीक है। द पाथ ऑफ द पार्टिकल मेक्स एन एंगल विथ एक्स एक्सेस। तो पूछ रहा है एक्स एक्सेस से कितना एंगल बना हुआ। सिंपल डायग्राम से समझो, इसको बोला मैंने ओरिजिन, ठीक है। ये है ओरिजिन, 0,0 कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये वाला कोऑर्डिनेट है। और क्वेश्चन क्या बोले, ये वाई एक्सेस मान लिया, इसको एक्स एक्सेस, ठीक है। तो बोल रहा है क्वेश्चन कि कुछ समय बाद इसके कोऑर्डिनेट हैं √3,3। समझ में आ रहा है? अब ये मानो इधर क्या होगा, ये एक्स एक्सेस में चला है तो इधर ये है √3 और ये अपना 3 वाई एक्सेस वाला, ठीक है। तो तुम्हें पूछ रहा है, इस पॉइंट को मैं पी बोल देता हूँ। तो ओ से पी जो लाइन है, ए कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सेस के साथ, यानी कि एक्स एक्सेस के साथ कितना एंगल बन रहा है, थीटा। तो तुम्हें कुछ नहीं बताना है, टेन, और थीटा की वैल्यू बताना है। मतलब टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है मेरे दोस्त, परपेंडिकुलर कितना है, ये है, ये परपेंडिकुलर होगा ना, तो परपेंडिकुलर 3 है। 3/बेस √3, ये हो गया ना बेस, ये बेस, ये परपेंडिकुलर। समझ में आ रहा है? ये जो वाई के साथ जितने कोऑर्डिनेट बनाया इसने, डिस्टेंस है वाई एक्सिस पे, 3/√3, तो ये कितना हो जाएगा ओवरऑल, √3। तो √3 क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू √3। इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितना होना चाहिए, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, यही होना चाहिए ना। थीटा इक्वल 60 डिग्री, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। तो बहुत लोग ये आंसर निकाल लिए होंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अपन आगे बढ़ते हैं, लेकिन हाँ आसान क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन देखना सब है अपन को, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो आज का सेकंड क्वेश्चन तुम्हारा स्क्रीन पे मेरे दोस्त, समझ में आ रहा है? इसमें थोड़ा सा क्लिक है, अगर वो क्लिक कर लिए तो तुरंत क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो तुम उलझे रह जाओगे और गलत भी करके आ सकते हो, ठीक है मेरे दोस्त। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, देन सॉल्यूशन देखना, ठीक है मेरे दोस्त। खुद से ट्राई करना, अगर वो पॉइंट को पकड़ लेते हो तो आसानी से कर लो क्वेश्चन, ठीक है। आई होप क्वेश्चन तुम्हें क्लियर दिख रहा हो, ठीक है। तो अपन क्वेश्चन क्या बोलता है वो समझ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन बोल रहा है, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज रिलीज्ड फ्रॉम अ रेस्ट एंड फ्लोस अ पैराबोलिक पाथ एज shown, ठीक है। जो बोल रहा है वो फिगर में दिखा रहा है, ठीक है। एज्यूमिंग दैट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मास फ्रॉम द ओरिजिन इज स्मॉल। अच्छा, ये पॉइंट देखो, जो डिस्प्लेसमेंट है ना मेरे दोस्त, वो स्मॉल है। मतलब ये क्या बता रहा है, कुछ नहीं, ये हिंट दे रहा है कि एसएचएम की कंडीशन को आप मान सकते हो, इसको एसएचएम की तरह ट्रीट कर सकते हो। क्या बोल रहा है, एज्यूमिंग दैट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मास फ्रॉम द ओरिजिन इज स्मॉल, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बहुत ही स्मॉल है, छोटू सा डिस्प्लेसमेंट है।
छोटू सा डिस्प्लेसमेंट के लिए तुम एसएचएम का कंडीशन ये बोल रहा है कि वो इस्तेमाल करो, ठीक है। देन आंसर रिपोर्ट करो। आगे पढ़ते हैं क्या बोलता है। विच ग्राफ करेक्टली डिपिक्ट्स द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। अच्छा, फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब टाइम के साथ इसमें से कौन सा ग्राफ बेटर रिप्रेजेंट करेगा टाइम के साथ पोजीशन को। समझ में आ रहा है, पोजीशन टाइम ग्राफ बताना है, ठीक है। इसका मेरे दोस्त वेलोसिटी और कैसे वेरी कर रही है एक्स एक्स के साथ, उसका ग्राफ तुम्हें दे रखा है, और एक शब्द बोल रखा है कि स्लाइटली अपने मेन पोजीशन से इधर उधर मूव कर रहा है, ठीक है मेरे दोस्त। तो इसका मतलब एस एच एम की कंडीशन लगा सकते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। इसका मतलब एस एच एम का कंडीशन वैलिड है। हाईलाइटेड पॉइंट ओरिजिन वाला है ना जो स्मॉल, इसकी वजह से एस एच एम वैलिड है। और इसको थॉट प्रोसेस जैसे सोचा तुम क्वेश्चन को कर ले जाओगे, ठीक है मेरे दोस्त। अब एस एच एम में क्या होता है मेरे दोस्त, अपन पढ़ते हैं एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा थीटा, या फिर इसको नॉर्मल ट्रीट कर सकते हो ए साइन ओमेगा टी को थीटा लिख दो, ठीक है, थीटा या फाई कुछ भी बोलो। और एक और पढ़ तो एक्स इक्वल टू ए कॉस ओमेगा थीटा, या फिर इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हो ए कॉस फाइव। कोई दिक्कत हो ना, ओमेगा थीटा ओमेगा इंटू टी को सॉरी फाइव से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे कैसे करेंगे ये बात है। अब ये मेरे दोस्त इसे तुम्हें समझ में आ रहा है, यानी कि ग्राफ एक स्मूथ ग्राफ होना चाहिए। समझ में आ रहा है, तुम्हें क्या पूछा है, पोजीशन को टाइम के साथ रिलेट करना है। यानी देखो इसमें एक्स है, पोजीशन है, और इधर टाइम आ रहा है, यानी कि टाइम भी इन्वॉल्व हो रहा है ऑटोमेटिक। इधर भी देखो एक्स है, इधर भी टाइम इन्वॉल्व हो रहा है, यानी कि एक्स और टाइम के बीच में ग्राफ अपन बना सकते हैं। लेकिन मेरे दोस्त अब ये तुम्हें थॉट प्रोसेस जैसे जा रहा है तो तुम्हें समझ में आ रहा है साइन नहीं तो कॉस टाइप ग्राफ होना चाहिए। साइन नहीं तो कॉस्ट की तरह ग्राफ होना चाहिए, ठीक है मेरे दोस्त। हो सकता है बहुत लोग को हैवी लगे, कोई दिक्कत नहीं, एक अच्छे क्वेश्चन में काउंट होगा, ठीक है। अगर समझ में नहीं आता तो सॉल्यूशन देखो समझ में आ जाएगा। अगर तुम्हें साइन का कर्व नहीं मालूम कैसा होता है, कॉस का कर्व नहीं मालूम कैसा होता है, तो सॉल्यूशन समझना इसका डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारे लिए समझा देता हूँ कि ये साइन का जो ग्राफ होता है ना ऐसे, ये अब जीरो होता है, ये टू पाई होता है, ठीक है। और कॉस का ग्राफ कैसा होता है, सॉरी ये है ना, ये इतना मिटा दो, पूरा ही मिटेगा। एक काम करो, इसको मिटा ही दो, ठीक है। अपन यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है, इसी के नीचे, ठीक है। तो ये कॉस का ग्राफ कैसा होगा, सिमिलर ऐसे है ना, यहाँ से शुरू होता है कॉस का, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ शुरू हुआ, यहाँ पे खत्म होगा, ठीक है। ये हो गया जीरो, ये सेम जो टू पाई है ना, यहाँ पे भी टू पाई, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो एक कॉस का ग्राफ होता है, ये साइन का ग्राफ होता है। तो इधर एक्स और इधर टी मान लो। समझ में आ रहा है। इसको एक्स बोलो, पोजीशन और टाइम के बीच में ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। तो देखो ऐसे से बना लिया, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, इसके लिए ग्राफ है, और इसके लिए ये ग्राफ है। समझ, ये ज़्यादा डिटेल समझाने के लिए बना दिया, वैसे ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। ऐसे भी तुम्हें मालूम होता तो कर लेते, ठीक है। अभी देखो क्या है, ये दोनों ऑप्शन में दिया हुआ है कि एक है तो फिर आगे सोचना ही नहीं है। देखो मेरे दोस्त ए ऑप्शन देखो, ए ऑप्शन में ये दे रखा है, ये किसका कॉस वाला कर्व है। और फिर तुम डी ऑप्शन में आओ, डी ऑप्शन में भी ये साइन का कर्व है, देख ये वाला दे रखा है डी ए, और ये ऑप्शन में ये दे रखा है। समझ में आ रहा बात को। और देखो ये बी और सी तो एलिमिनेट हो गया, स्ट्रेट लाइन कोई तो होगा ही नहीं मेरे दोस्त, ये तो साइन का फंक्शन होगा, स्मूथ कर्व बनेगा, ठीक है। तो ये तो हो नहीं सकता, बी और सी, तो बी सी ऑप्शन आउट हो गए। अब तुम्हें बताना है ए और डी में से कौन सा आंसर होगा, यहाँ पे भी चकमा दे दिया। तो क्वेश्चन वापिस से पढ़ो और ध्यान से पढ़ो, एक पॉइंट और मिलेगी, आई होप तुम्हें क्लिक कर गया होगा, तुम आंसर टिक कर पा रहे होंगे। क्या बोल रहा है, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से छोड़ा गया, एंड फॉलोस अ पैराबोलिक पाथ है सोन, यानी कि t इक्वल टू जीरो पे, t इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल के पास क्या है, एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम रिलीज किया गया, यानी मैक्सिमम हाइट से छोड़ा गया उसको। समझ में आ रहा है, रिलीज है, यानी उससे ज्यादा एम्पलीट्यूड उसका हो नहीं सकता। तो t इक्वल टू जीरो पे एम्पलीट्यूड होना चाहिए, क्योंकि अगर मान लो
ये समझ लो एक पैराबोलिक पाथ है। अगर पार्टिकल को यहाँ से छोड़ रहे हो, कुछ नहीं बोल रहे हो, तो यहाँ से जाएगा 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 वापिस यहीं तक आएगा, इससे ऊपर नहीं जा सकता ना। सॉरी, ये मान लो ये रिप्रेजेंट करो। एक मिनट इसको रफ करके तुम्हें वापिस से कोशिश करता हूँ समझाने का, ठीक है, समझो जरा। ये जैसे आयु तुम देखो, तो ये देखो यहाँ से पार्टिकल को छोड़ा गया, ठीक है, ए टी इक्वल टू जीरो पे, ठीक है। अब ये जाएगा 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 तो स्लाइटली, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इसका यही हो सकता है, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता। यानी कि टी इक्वल टू जीरो पे क्या है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है। यानी कि फंक्शन में डालो और देखो टी इक्वल टू जीरो पे ए कौन सा मिल रहा है। इसमें देखो ए फर्स्ट है, ए साइन ओमेगा टी, तो जैसे टी की वैल्यू तुम जीरो रखोगे, टाइम टी इक्वल टू जीरो पे क्या हो जाता है, ये फंक्शन साइन ही वैल्यू जीरो देता है, यानी कि एक्स की वैल्यू जीरो आ रही, यानी कि साइन का कर्व ए है, ये डी ऑप्शन अपना साइन वाला है। तो साइन में क्या है, टी इक्वल टू जीरो पे देखो कर्व देखो, ये टी इक्वल टू जीरो पे समय शून्य पे, ये मैक्सिमम हाइट तो है नहीं, इसमें देखो, इसमें समय इक्वल टू शून्य पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है। समझ में आ रहा है, ये है एम्पलीट्यूड, यानी कि अपना ए ऑप्शन करेक्ट है। आई होप तुम्हें बातें समझ में आई हो। नहीं समझ में आई तो वापिस एक बार शॉर्ट में रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन अच्छा है, बहुत अच्छा है, नहीं बनता कोई बात नहीं, अगर तुम बातें सुनते हो ना मेरे दोस्त, तो भी तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट करेगा एग्जाम हॉल में। फ्यूचर में जब तुम्हारे सामने आसान आसान क्वेश्चन आएंगे, तुरंत तुम्हारा दिमाग एक्टिवेट रहेगा, क्लिक करेगा कैसे सोचना है, ठीक है। तो अच्छे क्वेश्चन को छोड़ के मत भागो, ठीक है मेरे दोस्त। तो क्या है, सिंपल सी बात है कि मैंने सिंपल सा, मेरे को एसएचएम की कंडीशन समझ में आ गई कि यहाँ पे एसएचएम का फंडा इस्तेमाल होगा। जो बोला उसने कि डिस्प्लेसमेंट ओरिजिन से छोटू सा है, इसका मतलब एसएचएम की कंडीशन वैलिड है। अब एसएचएम की कंडीशन वैलिड है तो उसने ग्राफ किसके बीच में पूछा है, एक्स और टाइम के साथ, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का ग्राफ बताना है यहाँ पे, मतलब पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है, समझ में आ रहा। तो इसके लिए मुझे एसएचएम में सिंपल सी जो फंडा बेसिक याद रहता है कि एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी और एक्स इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, ऐसे भी लिखते हैं। बात समझ रहे हो, आई होप समझ में आ रही बात है। तो इसमें समझ में आ रहा है कि ग्राफ तो साइन वाला हो सकता है या कॉस वाला हो सकता है, तो ऑप्शन में तो दोनों दे रखा था। फिर मैंने वापस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा, तो मुझे एक बात समझ में आ रही है कि समय टी इक्वल टू जीरो पे, समय शून्य पे क्या बोल रहा है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होना चाहिए। ये बात आई होप तुम्हें समझ में आई हो, इससे समझाया था जो समय शून्य पे पार्टिकल को रिलीज किया गया है, यानी कि इससे ज्यादा हाइट, इससे ज्यादा एम्पलीट्यूड उसका हो नहीं सकता। अगर किसी चीज को यहाँ से छोड़ो तो ज्यादा ज्यादा उसी का हाइट पे आ जाएगा ना, जब तक तुम एक्स्ट्रा पुश नहीं कर रहे हो उसको, ठीक है। तो समय शून्य पे उसका एम्पलीट्यूड आना चाहिए। तो ग्राफ देखो ए और डी में, टी इक्वल टू जीरो पे डी ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट भी जीरो यानी कि एक्स भी जीरो है, और टी इक्वल टू, भले ए ऑप्शन में देखो, ऑप्शन नंबर ए को देखो ध्यान से, समय इक्वल टू शून्य पर एम्पलीट्यूड है। समझ में आ रहा। तो आई होप तुम्हें सॉल्यूशन समझ में आई हो। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा था तो नो डाउट, नहीं भी आया तो कोई बात घबराने की नहीं है, ठीक है। अभी देखो ये क्वेश्चन, आई होप तुम्हें क्लियर दिख पा रहा हो, तुम पढ़ पा रहे हो, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आसान क्वेश्चन है, बस गलत तरीके से मत करना, सही तरीके से करोगे तुरंत आंसर आएगा, ठीक है। क्या बोलता है क्वेश्चन, अ पार्टिकल इज मूविंग सच दैट इट्स पोजीशन कोऑर्डिनेट एक्स वाई आर दिस टी इक्वल टू जीरो। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि जो पार्टिकल है मूव कर रहा है, ठीक है, तो टी इक्वल टू जीरो पे उसके एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट दे रखा है। क्या दे रखा है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट दे रखा है। क्या है, समय टी इक्वल टू जीरो पे, समय टी इक्वल टू जीरो पे एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 2,3। सब मीटर में समय टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे क्या दे रखा है, 6,7, और समय टी इक्वल टू 5 सेकेंड पे क्या दे रखा है, 13 मीटर, 14 मीटर, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब तुमसे क्या पूछ रहा है कि एवरेज वेलोसिटी वेक्टर बताना है मेरे दोस्त, समझ में आ रहा है, ध्यान से देखो। एवरेज वेलोसिटी वेक्टर के फॉर्म में आंसर को रिपोर्ट करना है। तो अब तुम बेवकूफ़ वाला तोड़ के आंसर मत लगाना है, लगाना कि एक्स के लिए अलग से निकाल लेता हूँ, वाई के लिए अलग से, क्यों टाइम वेस्ट करना। जब फैक्टर में पूछ रहा है डायरेक्ट, देखो कैसे करते हैं, तो तुम्हें कुछ नहीं पूछ रहा है कि तुम्हें वी फैक्टर बताना है। अब मेरे दोस्त ये क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डेल्टा टी।
समझ में आ रहा है? तो क्या तुम्हें डिस्प्लेसमेंट बताना है, यानी कि एस वेक्टर अपॉन डेल्टा टी, चेंज इन टाइम, यही बता कर दोगे, आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास। तो मेरे दोस्त डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये टोटल टाइम क्या है, टी इक्वल टू 0 से टी इक्वल टू 5 सेकंड के बीच की बात कर रहा है। इतने कहाँ से पूछ रहा, फ्रॉम टी इक्वल टू 0 टू टी इक्वल टू 5 सेकंड, यानी कि नीचे क्या आ जाएगा, डेल्टा टी 5 माइनस 0। समझ में आया, टी टू माइनस टी वन, यहाँ पे क्या होगा, टी टू माइनस टी वन इक्वल टू डेल्टा टी हो जाएगा। तो टी टू की वैल्यू क्या है 5 सेकंड और टी वन की वैल्यू 0 सेकंड, ये टी टू ये टी वन, बात समझ लो। तो बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब ऊपर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एक्स में अलग से माइनस करो, वाई का अलग से देखो, देखो एक्स का देखो कितना चेंज आया है, एक्स में 2 से 13 हो गया, यानी कि 13 माइनस एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है, 13 माइनस टू आई कैप प्लस जे कैप वाला देखो, ये 3 से 14 हुआ है, यानी कि 14 वाई टू माइनस वाई वन, 14 माइनस 3 जे कैप। तो आई होप तुम्हें बातें समझ में आ रही हो। तो यहाँ पे 1/5 और अंदर क्या आ जाएगा 11 आई कैप प्लस 11 जे कैप, यानी कि ओवरऑल इसको कैसे लिख सकते हो, 11/5 आई कैप प्लस जे कैप, ऐसा कोई ऑप्शन है, वो अपने आंसर है वेलोसिटी वेक्टर। ऐसा कोई ऑप्शन है, 11/5 आई प्लस जे कैप, डी ऑप्शन देखो। समझ में आ रहा है? तो याद करना हो तो कर लो, वैसे जरूरत नहीं है, छोटी सी बात है, ठीक है। वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप अपॉन T2 माइनस T1। इसी बेसिक फंडा का इस्तेमाल किया मेरे दोस्त, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ऊपर निकाल लिया अपन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, और नीचे टाइम डेल्टा टी, खत्म। यही करना था, इसी का इस्तेमाल करके आंसर किया, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक आसान क्वेश्चन था, आई होप मॉडरेट क्वेश्चन बोल सकते हो, लेकिन मैक्सिमम लोग कर लिए होंगे, ठीक है। ठीक ठाक क्वेश्चन था, ऐसे ही आता है नीट में, ठीक है। सब नीट के ही क्वेश्चन है, ऑफकोर्स कुछ अच्छे क्वेश्चन आते भी हैं, जैसे लास्ट वाला किया था इससे। अब आज का इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है 3.1 का। 3.1 आज कंप्लीट हो जाएगा, फिर 3 पॉइंट अपन 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या बोलता है, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम आर दिस, ठीक है। उसमें एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, वेरिएबल के फॉर्म में टाइम के साथ वेरी कर रहा दे रखा है 5t माइनस 2t स्क्वायर, ठीक है। एंड तुम्हें वाई कोऑर्डिनेट भी दे रखा है, वाई भी टाइम के साथ वेरी कर रहा है 10t। पूछ रहा आगे, पढ़ो क्या बोल रहा, वेयर एक्स एंड वाई आर इन मीटर, ठीक है। ऑब्वियसली एक्स एंड वाई को मीटर में बोल रखा है और टाइम को सेकंड में बोल रखा है, ठीक है। देन द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 सेकंड, तुमसे कुछ नहीं बोल रहा है, ये एक्सेलरेशन बता दो इसका t इक्वल टू 2 सेकंड पे। अब मेरे दोस्त क्या बात है, इसने नहीं बोला कि सिर्फ मुझे एक्स में बताओ एक्सेलरेशन, इसने नहीं बोला कि सिर्फ मुझे वाई में बताओ एक्सेलरेशन, तो तुम्हें क्या बताना होगा, नेट एक्सेलरेशन। तो नेट एक्सेलरेशन एट टी इक्वल टू 2 सेकंड पे रिपोर्ट करना है, बता दो क्या होगा, बहुत आसान है, आई होप सब कर पा रहे हो। तो सिंपल सी बात है, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन डीवी बाई डी टी होता है। अब मेरे दोस्त कांस्टेंट तो नहीं है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है, टी इक्वल टू 2 सेकंड पे पूछ रखा है, तो मैंने पहले वेलोसिटी निकाल देता हूँ, फिर डिफ्रेंशिएट करके एक्सेलरेशन ला दूंगा। तो डी एक्स बाई डी टी क्या देगा, डी एक्स बाई डी टी वेलोसिटी इन एक्स देगा, ठीक है। अब 5t को डिफ्रेंशिएट करो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो 5 माइनस 4t। आई होप ये छोटा सा डिफ्रेंशिएशन तुम्हें आता हो, ठीक है। तो अपन के सामने कुछ नहीं, वी एक्स आ गया। अब तुम्हें ए एक्स निकालना है, तो ए एक्स क्या होगा, डी वी एक्स बाई डी टी, यानी कि एक्स में जो वेलोसिटी आया उसको वापिस टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट कर दो तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो ये टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, इसका -40 का -4 हो जाएगा, यानी कि ए एक्स आया जो एक्सेलरेशन नेक्स्ट डायरेक्शन क्या है, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। आई होप तुम एग्री करो बात को। अब देखो तुम सिमिलरली अब क्या निकालना, तुम्हें नेट एक्सेलरेशन बताना है टी इक्वल टू 2 सेकंड पे। तो नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, टी इक्वल टू 2 सेकंड पे जो एक्स में एक्सेलरेशन है उसको स्क्वायर कर दो, जो वाई में एक्सेलरेशन है उसको स्क्वायर कर दो। मेरी बात को सुनो मेरे दोस्त, आई होप तुम्हें लग रहा होगा क्या फालतू ज्ञान दे रहा हूँ मैं, फ्यूचर के लिए तुम्हें इंपॉर्टेंट, आई होप तुम सब जान रहे हो, क्वेश्चन आसान है, लेकिन
इसी क्वेश्चन को तो बेस मानकर फ्यूचर में क्वेश्चन बनाए जाते हैं ना। तो फ्यूचर में हो सकता है जब टाइम में आखिरी में आ रहा हो जो एक्स का एक्सेलरेशन -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ना होकर ये टाइम यहाँ पे भी इन्वॉल्व होता, और y में भी जीरो नहीं आता, टाइम इन्वॉल्व होता। जैसे y के लिए तुम करोगे तो वी वाई निकालोगे, तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे डी वाई बाई डी टी, तो इस 10 आ जाएगा। और सिमिलरली ए वाई निकालोगे तो 10 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, जीरो। तो एक्सेलरेशन इन y तो जीरो आ गया, इसलिए तुम्हारा आंसर क्या आएगा, ये जो प्रोसीजर है इसमें पुट करो -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर, तुम्हारा नेट एक्सेलरेशन अभी भी 4 आ रहा है, -4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, आई होप तुम बात को एग्री कर रहे हो। ठीक है, तो जो एक्सेलरेशन तुम्हारा एक्स में आया वही नेट एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि वाई में एक्सेलरेशन जीरो है। बात समझ में आ रहा हो, तो अपना ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। मेरा इसको पूरे डिटेल बताने का एक ही मतलब था कि फ्यूचर में इसी को बेस मानकर क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो जब क्वेश्चन तुम्हारे सामने नए नए क्वेश्चन आए तो तुमसे क्वेश्चन बन जाना चाहिए, बस ये मकसद था। तो तुम्हें इसलिए बताया हर शब्द का मतलब कि इसमें क्वेश्चन में एक्स में एक्सेलरेशन नहीं पूछा था, वाई में नहीं पूछा था, ये नेट पूछा था। हालांकि वाई का एक्सेलरेशन जीरो होने के कारण नेट एक्सेलरेशन जो एक्स एक्सेस में जो एक्सेलरेशन आया वही नेट एक्सेलरेशन बोलेंगे, और वही आंसर होगा। बात समझ रहे हो। और टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे निकालो और टी इक्वल टू एक्स वाई जेड सेकेंड पे निकालो, एक्सेलरेशन तो सेम आएगा, क्योंकि टी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है एक्सेलरेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो ये तो अपना आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया, लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है, 3.2। ठीक है, अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, चैप्टर 3 जैसे कंप्लीट कर रहे हैं अपन, इसका 3.1 आज अपन ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपन 3.2 कंप्लीट करेंगे। ठीक है।